हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रिहान मलिक और बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टेम की नई वीडियो जो है क्लास 12 की पेंटिंग सब्जेक्ट के 332 कोड पर आधारित, जो जिसका सेशन है अप्रैल अक्टूबर के 2022-2023 का। इसमें हम आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे जो आप अच्छे से जानते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अपनी पेंटिंग की सब अध्ययन सामग्री से किसी भी झंडे इस्लामिक आर्किटेक्चर की स्थापत्य सुंदरता का अध्ययन करें या व्यक्तिगत रूप से उन आर्किटेक्चर जैसे कुतुब मीनार, गोलक गुम्बद या पास के संग्रहालय म्यूजियमों से किसी भी अन्य कलाकृतियों को देखने जाए। अब इन कार्यों की विशेषताओं को जानने का प्रयास कीजिए और किन्हीं दो वास्तुकलाओं के बीच किन्हीं 4 अंतरों को लिखिए। जैसे इसमें कुतुब मीनार और गोले गुम्बद 2 का जिक्र किया गया है, जो इस्लामिक एक स्ट्रक्चर है, उनका बताया गया है। तो हम कुतुब मीनार में देखते हैं, कुतुब मीनार निर्माण में लाल और सफेद बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे आप भी जानते हो। अब गोले गुम्बद के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिसकी ऐसी इनमें दोनों में कंपेरिजन दिखाई गई है कि कुतुब मीनार की हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। इन दोनों में अपनी ही विशेषता बताई गई है, किसकी ऊंचाई क्या है, किसकी ऊंचाई क्या है। पूरी की पूरी आपको ऐसी तालिका ही बनानी है, इस तरह से ये बनानी है, दोनों को ऐसी हेडिंग डालकर ही बनानी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि बहुत लंबी बन जाती है वीडियो अगर मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराता चलूंगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एक नोट्स बनाइए। दूसरा क्वेश्चन का जिक्र करते हैं कि जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े जाने पर जहांगीर काल का एक सुंदर चित्रण है, उस कार्य के सजावटी बॉर्डर के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अबुल हसन द्वारा 1620 एडी में यह चित्र बनाया गया था। इस चित्र के बीच में जहांगीर बैठे हैं, जिसके चारों किनारे अलंकृत लिपि द्वारा सजाए गए हैं। इस चित्र में पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट है। जो जिस चित्र का जिक्र कर रहे थे, जो मैडोना की तस्वीर में बताया गया है कि मैडोना ने अपनी तस्वीर में एक सुंदर चित्रण बनाया है, तो उसमें बताया गया है कि जहांगीर उसमें बीच में बैठे हुए हैं। और ये वर्णन है आपका 1920 एडी में, जो 1920 ईस्वी है, इसका वर्णन है। ये मुगल काल का एक बादशाह थे। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि बासोली के चित्रकार कृष्ण लीला की काव्यकात्मक वर्णों से प्रभावित थे और उन्होंने अपने चित्रों में इनके रोमांटिक रूप का उपयोग किया। बासोली पेंटिंग के किसी एक शीर्षक को लिखिए। गीत गोविंदा बंगाली कवि जयदेव द्वारा कृष्ण लीला पर 11वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था और पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। बासोली के चित्रकार कृष्ण लीला के कार्यात्मक वर्णों से प्रभावित थे और उन्होंने अपने चित्रों में सबसे सुंदर ढंग से उपयोग किया। गीत गोविंद में मुख्यतः 3 पात्र थे, राधा कृष्ण दूती, जिसको राधा की सखी या सेविका कहते हैं, और यही दूती दोनों ओर के संदेश का आदान प्रदान करती थी। जो तीसरा था वो था आपकी राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण पेंटिंग उनमें से एक है, जिसमें कृष्ण, राधा और उनकी सहेलियों को दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका हमने जो 100 से जो 150 वर्ड में दिया जाता है, उसमें से हमने इसका ए ऑप्शन चूज किया है। तंजौर कलाएं, जो बहुत फेमस कलाएं हैं, तंजौर कलाएं किसी भी अन्य चित्रकला शैली से भिन्न है, उदाहरण सहित एक कथन पुष्टि कीजिए। दक्कन शैली आसपास के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय क्यों हो गई है? जो दक्कन शैली है वो हमारे आसपास के क्षेत्र में इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई है, उसका वर्णन हम करेंगे। भारतीय चित्रकला शैली में तंजौर शैली एक अनोखा स्थान रखती है, क्योंकि एक और तो यह नक्काशी की हुई है, जो मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नक्काशी हुई है और चित्र की काष्ठ से मिलती है। दूसरी ओर इसके रत्न, सोना, चांदी, रंगीन पत्थर आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो तंजौर कला में आपका चांदी, सोना, पत्थर, इन सब चीजें महंगी चीजों का यूज किया जाता है, तब जाकर तंजौर कला की एक परिणति प्राप्त होती है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, देवी सरस्वती को वीणा बजाते हुए, जो आपने सुना भी होगा, जो देवी सरस्वती हैं जो वीणा बजाते हुए दिखाई देती हैं, उसमें भी देवी के 4 हाथ हैं तथा वह सिंहासन पर बैठी हैं। चित्र का अलंकार सुंदर ढंग से किया गया है।
अलंकरण का पूर्ण मूल भाव भारतीय शास्त्रीय कला पर आधारित है और बड़ी सूक्ष्म से स्पर्श किया गया है। दक्षिण की सब शैलियां जैसे नागर शैली, विजय नागर शैली, बहमनी शैली, बीजापुर शैली तथा गोलकुंडा शैली आदि समकालीन है, जिनमें तंजौर की कलाओं के चित्र रचना शैली का अपना अलग ही स्थान है। 16वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तंजौर में इस शैली का उद्गम हुआ। जो तंजौर शैली थी वो 16वीं शताब्दी में, एक तंजौर है, तंजौर एक जगह का नाम है, उसमें उसका एक उद्गम हुआ, उसमें स्थापित हुई। परंतु दक्षिण में तथा उत्तर में भी इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। विषय वस्तु मुख्य रूप से पौराणिक और आधारिक है। अधिकतर तंजौर चित्र 19वीं शताब्दी में बने हैं। यह शैली आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुई और पूरे दक्कन में फैल गई। जैसे मैंने आपको बताया, तंजौर शैली में सोना, चांदी, पत्थर, महंगी महंगी चीजों के रूप देकर इसको एक खूबसूरत बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाथ से बने कागज पर की गई लघु पेंटिंग जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनी होती है, इन सामग्रियों का विवरण आपकी स्व अध्ययन सामग्री में है। हस्त निर्मित कागज बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखिए, जो हाथों से बनाई जाती है। साथ ही किसी भी पहाड़ी लघु चित्रकला के बारे में भी लिखिए। हम इसमें 2-3 टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे लघु चित्र के लिए कागज बोझ के टुकड़े, टोट के टुकड़े, रुई, संतूल आदि के हाथों से बनाया जाता है। इन्हीं शिलाकोटी कागज कहते हैं। राजस्थानी लघु चित्र की तरह इन कागजों पर भी रेखांकन के बाद सफेद रंग लगाया जाता है। जैसे और चीजों में भी किसी कला के बाद सफेद रंग लगाया जाता है, ऐसे ही राजस्थानी चित्रकला में भी लगाया जाता है, और उस कला करने के बाद सफेद रंग, तो इस कला में भी सफेद रंग लगाया जाता है। और सूखने के बाद चिकने गोल पत्थर से घुटाई करके सतह को चिकना कर दिया जाता है। फिर भूरे रंग से रेखाएं लगाई जाती हैं। इसके बाद पृष्ठभूमि, आकृति, भवन आदि में रंग भरे जाते हैं। फिर मोटी पतली रेखाएं बनाते हुए, मतलब उसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे कैसे हम दफ्ती लगाते हैं, उसके पीछे कपड़ा लगाते हैं, भूरी रेखाओं से लिखते हैं, जो पूरा वर्णन किया गया है इसमें। आपको बता दूं, जगह पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की पहाड़ी रियासतों में पनबी चित्रकला परंपरा पहाड़ी कलम अथवा पहाड़ी चित्र शैली के नाम से प्रसिद्ध है। 17वीं और 19वीं शताब्दी तक यह कला विकसित होती रही। पहाड़ी चित्रकला शैली को प्रारंभ में जम्मू कलम कहा जाता था। जो पहाड़ी चित्र से कला थी, पहले उसको पहाड़ी चित्रकला नहीं कहते थे, पहले उसको जम्मू कला कहते थे। जम्मू कलम कहा के नाम से फेमस थी। मुगलों के भारत आगमन से पहले यहाँ की कला लोक कला से प्रभावित थी। जब इब्राहिम लोदी का वंश था यहाँ पर, जो मुगलों से पहले 15वीं शताब्दी के आसपास, तो तब उसमें इतना कला लोक कला से प्रभावित थी। लघु चित्रकला कोई केंद्र नहीं था उस टाइम, कोई भी लघु चित्रों का कोई भी केंद्र, कोई नाम निशान नहीं था। और ना ही अलग अलग शैलियां मुगलों के परिधान, दरबारी शान शौकत, अदद कायदे आदि का यहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। रोजी रोटी की खोज में दिल्ली के कलाकार इन पहाड़ी रियासतों की ओर आए। जब इस पहाड़ों की तरफ, जम्मू की तरफ जो चले हैं, वो दिल्ली से, जैसे रोजी रोटी की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में कि वहां पर कलाई करेंगे, अपनी रोजी मजदूरी करेंगे, वो चीज मिलेगी, वहां पे पहाड़ी रियासतों की ओर आए हैं। किसके कारण? रोजी रोटी के कारण, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ने इनको प्रभावित किया है। मुगल शैली ने पहाड़ी रमणीय स्थानों तथा प्राकृतिक चित्रण में पूर्णता प्राप्त की है। पहाड़ी चित्रकला में लोक कला के रूप में जन्म लिया और उसका विकास कुशल चित्रकारों ने हाथों में लिया। यहाँ के लघु चित्रों में कला, साहित्य और संगीत का अनुपम संगम मिलता है। इस शैली का क्षेत्र जम्मू से टिहरी और पठानकोट से कुल्लू तक रहा है, पूरे जम्मू में घूमा है। इसके बाद उन्होंने पूरी जगह का जिक्र किया गया है कि कहां से निकली है, मुगल साम्राज्य में कहां से किन ने इसको यूज किया है, दिल्ली दरबार में इसका क्या यूज किया गया है, मुगलों के बारे में। उसके बाद इन्होंने पहाड़ी जो राज्य हैं उनमें किस किस जगह पर ये बनाए गए हैं, जैसे पहाड़ी राज्य के बैसोली और गुलेर से आकर बस गए हैं, जगह जगह का जिक्र किया गया है। जैसे आपका ये बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, जम्मू, नगला, ये जम्मू के पहाड़ी के कुछ केंद्र हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा पहाड़ी चित्रकला फेमस थी। ये पहाड़ी के कुछ क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं। 19वीं शताब्दी में पहाड़ी
स्कूल का पतन शुरू हो गया था। 19वीं शताब्दी में जाकर उसके पहाड़ी चित्रकला जो भी था वो पतन होने स्टार्ट हो गया था, खत्म होने स्टार्ट हो गया था। अब आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ कुछ चलते हैं। इसमें है बर्ड रेस्ट पर बाज। चित्र को ध्यान में देखें, यह उस्ताद मंसूर के काम का एक शानदार उदाहरण है। इसे अपने शब्दों का प्रस्तुत कीजिए। अब मैं आपको चित्र दिखाने जा रहा हूं। ये आपकी फोटो है, इस पे है बर्ड रेस्ट पर बाज। पेंटिंग में आप देख सकते हो, इसमें बताया गया जहांगीर के बारे में जिक्र हुआ है कि जहांगीर, मैं आपको दिखा देता हूं, जहांगीर के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर विख्यात है। जो जहांगीर के टाइम के जो चित्रकार थे उसमें उस्ताद मंसूर बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। इन पक्षियों के चित्रण में अपना सानी नहीं रखता है। उनका बनाया हुआ बाज का चित्र आज तक संसार में प्रशंसा का पात्र बना हुआ है। ये जो चित्र बनाया गया है ये उस्ताद मंसूर का है। तो फालकन ऑन ए बर्ड रेस्ट उस्ताद मंसूर के काम का एक शानदार उदाहरण है। इस पेंटिंग में बाज का विस्तृत अध्ययन आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह बाज पालतू पक्षी है और यथावादी विवरण के साथ टेम्परा तकनीकी से चित्रित किया गया है। बाज को एक विपरीत पीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ सफेद और एक पल भूरे रंग में चित्रित किया गया है। इस बाज के चित्र में जो आकृति है वह अनोखी है। बाज की आंखों से क्रूरता का भाव इतना स्पष्ट तथा वास्तविक दिखाई देता है कि दर्शक उसे देखते ही मुग्ध हो जाते हैं। इसकी नुकीली चोंच और गोल सतर्क आंखें गहरे पीले गहरे रंगों से रंगी हुई है। संगमरमर यह बाज ईरान के राजा शाह अब्बास की तरफ से भेंट थी। जो ये राजा शाह अब्बास थे, जो ईरान के थे, उन्होंने जहांगीर को भेंट दी थी। तो उनके ही दरबार में जो चित्रकला के फेमस उस्ताद थे मंसूर साहब, उन्होंने उनकी कला का प्रदर्शन करा। उन्होंने बाज को एक सफेद भूरे रंग की इस पर बिठाया और उस बाज का विवरण करके बताया कि ये कितना चोंचदार है, कितनी इसकी आंखों में क्रूरता है, ये किस चीज का प्रतीक है। तो उन्होंने उसका पूरा वर्णन किया। तो यही इसी पूरी चित्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो गाइस 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। चलो गाइस अब हम अलविदा लेते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसका लिंक दिया हुआ है। वहां से आप अपने सोल टीएम में आपके टेस्ट, सारे सोल टेस्ट हो गए, आपके पीडीएफ हो गए, आपके नोट्स बुक हो गई, सारी बुक्स हो गई, वहां पर सब मटेरियल अवेलेबल है। आप वहां जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपना भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।